बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है पार्ट ऑफ स्पीच। हम कर रहे हैं उसके टॉपिक्स, उसकी काइंड्स हमने की हैं। आज फिफ्थ काइंड उसकी करनी है, द एडवर्ब। पहले हमने पढ़ा वर्ब क्या होता है। वर्ब कहते हैं फ़ेल को, कोई भी काम को। और अब हम पढ़ने लगे हैं एडवर्ब। एडवर्ब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। एडवर्ब कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के मतलब में इजाफ़ा करता है, जो वर्ड के मतलब को और क्लियर करता है और क्लियर एंड कट कर देता है कि ये चीज़ इस तरह है। इसकी हम देख लेते हैं डेफिनेशन। एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी वर्ब, इसम, सिफ़त या किसी दूसरे मुतल्लिक फ़ेल की ख़ासियत या कैफियत को बयान करता है। यानी वही चीज़ उसकी जो उस वक़्त कैफियत होगी या ख़ास खुसूसियत उसकी होगी, उसको वो क्लियर कर देता है। लाइक अगर मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर मैं कहूँ ही इज़ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। अगर मैं कह दूँ ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी जो है मैंने उसकी ब्यूटीफुल एक खुसूसियत है, एक उसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में मैंने क्या किया, थोड़ा और इजाफा कर दिया वेरी लगाकर, तो वेरी यहाँ क्या है, एक एडवर्ब है। स्लोली, ऑफेनली, मोस्टली, क्लियरली, हियर, ये सारे एडवर्ब हैं। नेक्स्ट हम इसकी काइंड्स देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीज़न, relative adverb, adverb of number or frequency, interrogative adverbs, adverb of affirmation and negation, adverb of place. So firstly we will talk about adverb of manner. Adverb of manner सबसे पहले क्या है, ये वर्ब लफ्ज़ हाउ का जवाब देते हैं, यानी हमें बताते हैं कि फ़ेल कैसे या किस तरह वक़ू पज़ीर हुआ, यानी फ़ेल के बारे में हमें बताते हैं। ये हाउ का जवाब, अगर हम किसी से पूछें कैसे आना हुआ, तो ये हमें उस चीज़ का जवाब देते हैं, उस चीज़ को क्लियर करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें। क्विकली, क्लियरली, स्लोली, केयरफुली, ऑनेस्टली, स्ट्रिक्टली, एसेट्रा। ही वर्क्स लेजीली, शी स्पीक्स केयरफुली। अब स्पीक्स, वर्क, ये सारे क्या हैं, वर्ब हैं। अब ये वर्ब को ज़्यादा अच्छे से बताते हैं हाउ, कैसे, यानी उसने कैसे काम किया। ही वर्क्स लेज़ी, सुस्ती से काम किया। शी स्पीक्स केयरफुली, उसने एहतियात से बोला, ठीक है। यानी ये क्या है, ये हाउ का जवाब देते हैं, यानी उसने कैसे काम किया, जिस तरीके से किया, जिस मैनर से किया, क्योंकि ये मैनर एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। सो हमें क्लियर हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं, जो हमें तरीका बताते हैं काम का कि किस तरीके से, किस मैनर में हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ये व्हेन का, वो पहले वाला क्या था, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या था, वो हाउ का आंसर करते हैं, और ये व्हेन का आंसर करते हैं। ये एडवर्ब किसी फेल के वकूअ पज़ीर होने के वक्त के बारे में, ठीक है, वक्त के, कब हुआ ये काम। और इनमें सिंस, देन, नाउ, नेवर, एवर, इवन, आफ्टर, बिफोर, अर्ली, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, अगो वगैरह वगैरह ये यूज़ होते हैं। He met me yesterday. He had never abused you. अब पहले सेंटेंस में yesterday और सेकंड में never क्या है, ये adverbs of time है। सो आपने ख़याल रखना है कि ये when का आंसर करते हैं adverb of time, और adverbs of manner जो हैं वो how का आंसर करते हैं। थर्ड वन इज़ adverbs of place. place जगह से ज़ाहिर है। ये एडवर्ब किसी फ़ेल के वाक़या होने के मुकाम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कोई चीज़ कैसे वाक़या हुई, मकाम यानी प्लेस को। ही लुक्ड फॉर यू, हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, बिलो, राइट, लेफ़्ट, एट्सेट्रा। ही लुक्ड फॉर यू एवरीवेयर। अब एवरीवेयर क्या है, हर जगह क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट रूल में हम इनको सबको पढ़ेंगे कि कैसे यूज़ होना है, कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होना है। यू कैन नॉट स्टे हेयर। अब हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, बिलो, राइट, लेफ्ट, इन, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं, किसी फ़ेल के वाक़ होने के मकाम को बयान, ये कोई चीज़ कहाँ वाक़ हुई, कैसे वाक़ हुई। कैसे वाक़ हुई हमने पहले पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने पढ़ा कब वाक़ हुई, और एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमने पढ़ा किस मुकाम पर वाक़ हुई। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, दीज एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और व्हाट एक्सटेंट, ठीक है।
ये तादाद या मकदार की तरफ इशारा करते हैं। वेरी, फुली, इनफ, क्वाइट, टू, ऑलमोस्ट, मच, रादर, लिटिल, इंटायरली, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। ही इज़ वेरी गुड पोइट, ही इज़ अ वेरी गुड पोइट, यहाँ क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये हाउ मच यानी कोई चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा बुरी है, तो ये क्या है? ही इज़ वेरी गुड पोइट, वेरी गुड बहुत अच्छा शायर है। शी टॉक्स टू स्लोली, अब वेरी और टू यहाँ क्या है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन व्हाई। ये एडवर्ब्स किसी फ़ेल के होने या ना होने के जवाज़ या मकसद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हैंस, सो, दस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ये क्या है? रीज़न यानी वजह को, जवाज़ को, मकसद को बताते हैं। वाई, ये हमें वाई का जवाब देते हैं। पहला हमने पढ़ा जो उसमें हाउ का, सेकंड में टाइम व्हेन का, और इधर हमें हाउ वाई का, क्यों। दे आर हैंस अनहैप्पी, यानी ये किसी चीज़ के मकसद को या जवाज़ को, किसी चीज़ की रीज़न को बताते हैं। दे आर हैंस अनहैप्पी, वो ताहम अभी तक ना खुश हैं। सो वी फॉरगेव देम, सो हमने उनको माफ़ कर दिया। ठीक है, अभी हम इनके नेक्स्ट रूल्स जब हम पढ़ेंगे तब इनके यूजेस भी पढ़ेंगे। एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब्स हमें बताते हैं कि कोई फ़ेल कितनी दफ़ा। ठीक है, पहला फ़ेल हमें बताता था, इससे पिछला जो था कि कोई चीज़, कोई फ़ेल क्यों हुआ, उसका मकसद क्या था, और अब ये हमें बताएगा कि कोई फ़ेल कितनी दफ़ा वक़ूअ पज़ीर हुआ। हाउ ऑफ़न, कितनी दफ़ा। इसमें है समटाइम्स, वंस, ट्वाइस, ऑफन, अगेन, सेल्डम, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज, फर्स्टली, सेकेंडली, राइट। ये सारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी हैं। ही कम्स टू सी मी वंस अ वीक, अब वंस क्या है यहाँ? एडवर्ब ऑफ नंबर है। ठीक है, यानी तादाद को जाहिर करते हैं। ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड, अब ऑलवेज क्या है? ये भी एक नंबर को जाहिर, हमेशा एक वाक़ये को बयान करते हैं कितनी दफ़ा वक़ूअ पज़ीर होता है। नेक्स्ट 7th रूल में है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और एंड निगेशन। ये क्या करते हैं? ये ट्रू और फॉल्स को हमें बताते हैं। ये एडवर्ब किसी फ़ेल के होने या ना होने की तस्दीक। ठीक है, कोई चीज़ हो गई या नहीं हुई, यस और नो को ये शो करते हैं। ही विल सर्टेनली रीच इन टाइम, नो। सो ये हमें बताते हैं श्योरली, सर्टेनली, स्केर्सली, हार्डली, यस, नो, इंडीड, नेवर, एवर, परहैप्स, एट्सेट्रा। तो ये क्या है? ये एडवर्ब किसी फ़ेल के होने या ना होने की तस्दीक, यानी कोई काम हो गया या नहीं हुआ। ही विल सर्टेनली रीच इन टाइम, नो ही विल नॉट कम, नो ही विल नॉट कम। सर्टेनली और नो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? दीज एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, सवालिया, आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, व्हेन विल यू गो टू लाहौर, ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं। 9th वन इज़ रिलेटिव एडवर्ब। ये एडवर्ब्स दो फ़करा या दो क्लास को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन वाई, वेयर, व्हेन, हु, व्हाट, एट्सेट्रा। अब ये क्या है? रिलेटिव, यानी एक दूसरे को मिलाने के लिए, टू क्लॉजेज हों तो दो क्लास को जोड़ने के लिए। आई डू नॉट नो व्हेन ही लेफ्ट फॉर कराची, अब ये क्या है? दो क्लॉजेज हैं यहाँ और उन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। आई डू नॉट नो व्हेन ही लेफ्ट फॉर कराची। दिस इज़ द शॉप वेयर आई वर्कड, अब इसने शॉप और वर्क का एक कनेक्शन जोड़ा, ऊपर वाले सेंटेंस में उसने एक जानने का और कराची का एक रिलेशन जोड़ा, सो ये उनके तौर पर इस्तेमाल हुए, वैन और वेयर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एरर हैं, इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या है एडवर्ब का? वक्त ज़ाहिर करने वाले एडवर्ब मसलन ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, एवर, समटाइम्स को फेल से पहले लगाया जाता है, यानी इनको हमेशा वर्ब से पहले हम लगाएंगे। अगर फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, बीन मौजूद हो
तो इन एडवर्ब्स को इनके बाद लगाया जाता है। यानी ये उन्होंने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हैं, यानी आप ये समझ लें कि अगर फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हमने फिर उनके बाद लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो हमने इनको वर्ब से पहले यूज़ कर लेना है। इन एडवर्ब्स को, कौन से एडवर्ब्स हैं वो? समटाइम्स, एवर, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज। जैसे इसकी एग्जांपल देखिए, ही स्पीक्स द ट्रुथ ऑलवेज। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। इज़, आर, एम, वाज, वर, हैड, शैल, बीन, विल में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। तो हमने यहाँ रूल में पढ़ा है कि जब ये यूज़ ना हो तो इनको हमेशा वर्ब से पहले लगाना है, यानी सब्जेक्ट से फ़ौरन बाद लगाना है। ही ऑलवेज़ आएगा, ठीक है। यहाँ सेंटेंस में ऑलवेज़ एंड पे लिखा था, यहाँ आएगा ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। सो आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा कि जब फ़िक्रे में आपने ध्यान रखना है कि जब फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो तो हमने क्या करना है, इसको फ़ौरन ही वर्ब से पहले लगा देना है, और जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो इनको वर्ब के बाद लगाना है, इन एडवर्ब्स को। रूल नंबर 2 में हमारे पास है वक्त ज़ाहिर करने वाले एडवर्ब, मसलन डेली, जस्ट नाउ, इमीडिएटली, एगो, टुडे, टुमारो, ज़्यादातर फ़िक्रे के आखिर में लगाए जाते हैं, ठीक है। अगर ये वर्ड यूज़ हो जाए, यानी जो वक्त को ज़ाहिर करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम्स हैं, तो ये कब लगाने हैं, आपने एंड पे लगाने हैं। वी डेली प्ले क्रिकेट, अब यहाँ डेली नहीं आएगा, वी प्ले क्रिकेट डेली आएगा। रूल नंबर 3 में हमारे पास है अगर फ़ेल के बाद मफ़ूल मौजूद ना हो तो एडवर्ब्स को फ़ेल के बाद लगाया जाता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट ही फ़िक्रे में मौजूद नहीं है तो हमने क्या करना है, एडवर्ब को फ़ेल के बाद लगाना है। ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो हमने वर्ब के बाद लगा देना है। ही पीसफुली वर्क्स, अब यहाँ आएगा ही वर्क्स पीसफुली, हमने वर्ब के बाद लगा दिया पीसफुली। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट तो मौजूद ही नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन हमने पीछे रूल पढ़ा था कि जब इज़, आर, एम हो तब हमने ये करना है, लेकिन यहाँ हमने इसलिए लगाया कि यहाँ तो ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है, इसलिए हमने इसको फ़िक्रे के एंड पे लगा दिया। रूल नंबर 4 में हमारे पास है कि फ़ेल के बाद मफ़ूल मौजूद हो तो एडवर्ब को फ़ेल से पहले या मफ़ूल के बाद लगाना चाहिए। फ़ेल के बाद मफ़ूल मौजूद हो, ठीक है। ही वॉच्ड कीनली द मैच, अब यहाँ वर्ब भी मौजूद है तो ये आएगा ही कीनली वॉच्ड द मैच। जब ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो हमने फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद या वर्ब से पहले लगा देना है, लेकिन जब मौजूद ना हो तब हमने पिछले वाला रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ क्या है कि फ़ेल के बाद मफ़ूल मौजूद है, यानी ऑब्जेक्टिव जब मौजूद है तो एडवर्ब को फ़ेल से पहले लगाना या मफ़ूल के बाद लगाना चाहिए। तो ये दोनों तरह से इसको हम कर सकते हैं। ही कीनली वॉच द मैच, ही वॉच द मैच कीनली, ठीक है। इन कीनली को हम एंड पे दरमियान में नहीं लगाएंगे, या हम शुरू में लगा लेंगे या हम एंड में लगा लेंगे। रूल नंबर 5 में हमारे पास क्या है, इनफ को हमेशा उस लफ्ज़ के बाद लिखा जाता है जिसकी वजाहत के लिए इसे इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। और इनफ और वेरी को एक ही फ़िक्रे में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस रूल में हमने पढ़ा है कि इनफ को उस वर्ड के बाद जिसकी ये वजाहत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ही इज़ इनफ काइंड टू हेल्प द पुअर, ये इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट क्या है, ही इज़ काइंड इनफ, ठीक है। काइंड इनफ टू हेल्प द पुअर, अब इनफ किस लिए यूज़ हो रहा है, मदद करने के लिए, काइंड के लिए ही इज़ काइंड इनफ, बहुत ज़्यादा रहम दिल है, ठीक है। यानी काइंड इनफ, काइंड के साथ इनफ को यूज़ करना है, पहले नहीं बल्कि बाद में यूज़ करना है, यानी उस लफ्ज़ के बाद में लिखना है जिसकी वजाहत दे रहा है। हमने इनफ काइंड नहीं लिखना, काइंड इनफ लिखना है, ठीक है। टू हेल्प दी पुअर, ही इज़ वेरी काइंड इनफ टू हेल्प दी पुअर, अब इसमें क्या आ रहा है, वेरी भी आ रहा है और इनफ भी आ रहा है। हमने ऐसा नहीं करना, ही इज़ वेरी काइंड टू हेल्प दी पुअर लिख लें, या ही इज़ काइंड इनफ, ठीक है। ये आपने रूल याद रखना है कि जब आपने वेरी यूज़ करना है तो आपने ये उस वर्ड से पहले लगाना है जिसके लिए ये इस्तेमाल करें, लेकिन जब आपने इनफ यूज़ करना है तो ये उस वर्ड के बाद लगाना है जिसकी वजाहत के लिए हम इसको बोल रहे हैं। रूल नंबर 6 में हमारे पास है ओनली, इवन, मेयरली और नेवर को उन अल्फाज से फ़ौरन पहले लगाया जाता है जिनकी वजाहत के लिए इन्हें इस्तेमाल किया गया हो।
पिछले रूल में हमने पढ़ा इनफ को बाद में लगाना है, और यहाँ क्या है कि इनको पहले लगाना है, जिनकी वजाहत के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ इनकरेक्ट एक सेंटेंस है, ही ओनली सोल्व्ड 2 क्वेश्चंस। अब ओनली सोल्व्ड 2, अब ओनली है, हमें पता है कि ओनली को हमने फ़ौरन उसके बाद लगाना है। ही सोल्व की बात हो रही है, ओनली 2 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन के लिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने यहाँ पढ़ा कि जब हमने इन वर्ड्स को यूज़ करना है, ओनली, इवन, मेयरली और नेवर, तो इनको उन अल्फाज से फ़ौरन पहले लगाना है जिनके लिए इनको यूज़ किया, यानी कि जिनकी वजाहत के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इनफ का क्या रूल था कि उससे बाद लगाना है, और इनका क्या रूल है ओनली, इवन, मेयरली, नेवर का, कि उससे पहले लगाना है। ही सोल्व्ड ओनली 2 क्वेश्चन। अब इसको 2 क्वेश्चन के लिए यूज़ किया गया है, तो इसको क्या किया, उससे पहले लगाया, 2 क्वेश्चन से पहले लगाया। ही कैन नॉट इवन सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब सोल्व प्रॉब्लम की बात हो रही है, ही कैन नॉट सोल्व दिस प्रॉब्लम आएगा, या ही कैन नॉट सोल्व इवन दिस प्रॉब्लम आएगा। ही कैन नॉट सोल्व इवन दिस प्रॉब्लम। रूल नंबर 7 में हमारे पास है, माजी के मुतय्यन वक्त को ज़ाहिर करने के लिए अगो, जबकि गैर मुतय्यन वक्त को ज़ाहिर करने के लिए बिफ़ोर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगो और बिफ़ोर हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब एक वक्त मुकर्रर की बात हो रही है तब हम अगो यानी माजी के, और जब एक वक्त का हमें पता ही नहीं है, एक फ़िक्स्ड टाइम नहीं है, तो हम बिफ़ोर इस्तेमाल करेंगे। ही लेफ़्ट फॉर कराची 5 years बिफ़ोर। अब हमें एक प्रॉपर टाइम का पता है ना, 5 years बिफ़ोर। अब बिफ़ोर नहीं आएगा, अगो आएगा, क्योंकि माजी का एक मुतय्यन वक्त है, एक फ़िक्स्ड टाइम की बात हो रही है। ही लेफ़्ट फॉर कराची फॉर 5 years अगो। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 8 में है, अगर फ़िक्रे में एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम इकट्ठे मौजूद हों तो फ़िक्रे में एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले इस्तेमाल किया जाएगा और एडवर्ब ऑफ टाइम को बाद में। यानी अब दोनों एडवर्ब्स, टाइम की भी और प्लेस की भी इस्तेमाल हो रही हैं इकट्ठी, तो हमने क्या करना है, उन्होंने बताया है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी जगह को पहले रखना है, यानी जिस जगह पे वो काम हुआ या जो भी है, और एडवर्ब ऑफ टाइम कब हुआ ये बाद में रखना है। जैसे एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, द पुलिस रीच्ड एट वंस देयर। अब इसमें क्या है, द पुलिस रीच्ड देयर एट वंस। देयर क्या है यहाँ, देयर प्लेस है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हमने देयर को पहले लगाया और एट वंस को बाद में लगाया। एट वंस का मतलब होता है फ़ौरन ही, ठीक है। अब इसमें हमने रूल पढ़ा है कि हमने प्लेस की एडवर्ब को पहले यूज़ करना है और टाइम की एट वंस, टाइम का एडवर्ब है तो इसको हमने बाद में यूज़ करना है। अब इसका करेक्ट क्या है, द पुलिस रीच्ड देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है देयर, एट वंस एडवर्ब ऑफ टाइम है, द पुलिस रीच देयर एट वंस। रूल नंबर 9 में हमारे पास क्या है, टू से मुराद, TW और टू से मुराद है ज़रूरत से ज़्यादा, यानी एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और इसे मनफी माने, यानी एक चीज़ की जब ज़्यादती हो जाती है, ठीक है, एक चीज़ की जब ज़्यादती हो जाती है तो वो एक मनफी में ही चली जाती है ना, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ही होते हैं। कोई भी आप रोज़मर्रा के भी इस्तेमाल में चीज़ें लगा लो, एक चीज़ सोने में लगा लो, खाने में, यानी एक चीज़ की जब हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल होगा, उसकी ज़्यादती हो जाएगी तो वो चीज़ मनफी में चली जाएगी। तो TWO2 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमने एक चीज़ को नेगेटिवली लेना हो, जबकि मस्बत के लिए टू की बजाय वेरी, और वेरी कब इस्तेमाल करते हैं, जब एक चीज़ हमने पॉजिटिवली लेनी हो। इनफ को मस्बत, इनफ जो है, इनफ को हम मस्बत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ वेरी वीक टू वॉक, इधर एक नेगेटिव चीज़ है ना, वीक कमज़ोरी है, ठीक है। अब ये अच्छी चीज़ नहीं है कमज़ोर होना, तो ये नेगेटिवली हम इसको लिया है। सो ही इज़ टू वीक टू वॉक आएगा, यहाँ क्या आएगा करेक्ट, ही इज़ वेरी की बजाय टू वीक टू वॉक। अब नेक्स्ट सेंटेंस में है, ही इज़ टू हैप्पी एट हीज़ बर्थडे। अब हैप्पी होना तो एक पॉजिटिव सिंबल है ना, तो अब यहाँ हमने इस्तेमाल करना है, ही इज़ वेरी हैप्पी एट दिस बर्थडे। टू का इस्तेमाल हमने नेगेटिव वे में करना है और वेरी का इस्तेमाल हमने पॉजिटिव वे में करना है। रूल नंबर 10 में हमारे पास है, येट को मनफी फ़िक्रे के आखिर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि स्टिल को मस्बत फ़िक्रे या किसी अमल के जारी रहने को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपने याद रखना है, येट नफ़ी करता हो और स्टिल
मस्बत के तौर पर। ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हीज़ वर्क स्टिल, अब यहाँ एक चीज़ की नफ़ी हो रही है ना, मनफी की नेगेटिव सेंटेंस यूज़ हो रहा है, उसने अभी तक अपना काम नहीं, स्टिल यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, येट, ठीक है, नॉट येट हम अक्सर कह देते हैं। ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हीज़ वर्क येट, ही इज़ येट सिंगिंग अ सॉन्ग, अब सिंगिंग अ सॉन्ग एक अमल है, एक जारी भी है और ये मस्बत के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। ही इज़ येट नहीं आएगा, ही इज़ स्टिल सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी किसी अमल को जारी रखने के लिए या किसी अमल के मस्बत पहलू को देखने के लिए हम स्टिल और नेगेटिव को देखने के लिए हम येट यूज़ करते हैं। रूल नंबर 11 में हमारे पास क्या है, फ़िक्रे में वेरी और मच टू मच को मंदरजा झैल तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम पढ़ेंगे वेरी का यूज़, मच का यूज़, टू मच का यूज़ और मच टू का यूज़। सबसे पहले क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी इस्तेमाल करें। ये हमने पीछे भी एक रूल पढ़ा था कि हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री जब हमने यूज़ करनी है तो हमने वेरी का इस्तेमाल करना है। दिस इज़ मच ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मच नहीं आना क्योंकि हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, हम सिंपल, यानी जब सिंपल सेंटेंस बनाएं तो आपने हमेशा वेरी का यूज़ करना है। और जब वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जब हम कॉन्टीन्यूस की बात कर रहे हैं, इजी वर्ड में आपको बताती हूँ, जब हम कॉन्टीन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव की बात करें, तो हमने क्या करना है, मच की बजाय वेरी इस्तेमाल करना है, तब भी हमने वेरी लगाना है जब हमने कॉन्टीन्यूस में बात करनी है। दिस चाइल्ड इज़ मच चार्मिंग नहीं लगाना, दिस चाइल्ड इज़ वेरी चार्मिंग, ठीक है। कॉन्टीन्यूस की बात भी होगी और इसमें है कि वर्ब के साथ अगर हमने आईएनजी लगाया, अब चार्म एक वर्ब है, चार्मिंग के चार्म के साथ आईएनजी लगा दिया है तो ये एक एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। यानी जिस वर्ब को आईएनजी लगाकर एडजेक्टिव बनाया गया हो हम उसके साथ भी वेरी का यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब की दूसरी डिग्री के साथ वेरी की बजाय मच, यानी जब हम कंपैरेटिवली किसी दो चीज़ों का मुवाजना करेंगे तब हमने मच यूज़ करना है। आपने ये याद रखना है, जब हमने सिंपल सेंटेंस की बात करनी है तब हमने सादा अल्फाज में वेरी लगा देना है, और जब हमने दो चीज़ों का मुवाजना करना है, कंपैरेटिव करना है, उसको कंपैरेटिवली देखना है तो हमने वेरी यूज़ नहीं करना, मच यूज़ करना है। दिस कार इज़ वेरी बेटर देन दैट, ठीक है, यानी ये कार उस कार से ज़्यादा बेहतर है। तो ये दो चीज़ों का कंपैरिजन हुआ, दिस कार इज़ मच बेटर आएगा, दिस कार इज़ मच बेटर देन दैट। वर्ब की तीसरी फॉर्म से बनाए गए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव से पहले वेरी की बजाय मच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये भी आपने रूल याद रखना है कि जब तीसरी फॉर्म लगाई गई हो, वर्ब की कोई भी सेंटेंस हो उसमें तीसरी फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए वर्ब की, तो आपने मच लगाना है, मच लगाना है, हमेशा मच लगाना है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो। अब यहाँ इनकरेक्ट क्या है, ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड, अब इंटरेस्टेड क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो हमने अभी रूल पढ़ा कि जब थर्ड फॉर्म की बात हो तो हमने मच लगाना है। ही इज़ मच इंटरेस्टेड इन गेम्स। और ये क्या है, कुछ स्पेशल केस के तौर पर मच की बजाय वेरी लगाया जाता है, ताहम वेरी मच को सबके साथ लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, मच की बजाय वेरी लगाएंगे। जो अभी हमने थर्ड फॉर्म की बात की है ना, लेकिन टायर्ड, डिलाइटेड, प्लीज्ड, पेन्ड, ग्रीव्ड, ये वर्ड हैं, इनके साथ हमने मच की बजाय वेरी भी लगाना है और हम वेरी मच भी इनके साथ लगा सकते हैं। माई फादर वॉज मच प्लीज्ड यस्टरडे, हम इधर करेंगे माई फादर वॉज वेरी प्लीज्ड यस्टरडे, ये क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इनके साथ हमने मच की बजाय थर्ड फॉर्म भी अगर यूज़ हो रही हो हमने वेरी ही लगाना है, ये रूल है। आई एम मच हैप्पी टुडे, अब ये क्या है, आई एम वेरी मच हैप्पी, वेरी मच हैप्पी टुडे आ जाएगा। किसी नाउन या वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए टू मच का इस्तेमाल करें, जबकि किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए मच टू का इस्तेमाल करें, ठीक है। यानी किसी नाउन होता है कोई भी इसम का नेम, या वर्ब होता है फेल, यानी किसी इसम को या वर्ब को अगर आपने डिस्प्ले करना है, एक्सप्लेन करना है तो टू मच लगाना है।
और अगर आपने किसी एडजेक्टिव यानी किसी खुसूसियत को या एडवर्ब यानी उसकी कैफियत को या खुसूसियत को ज़ाहिर करना है तो आपने मच टू लगाना है। अब यहाँ क्या है, इसकी एग्जांपल देखें। मच टू, ये टू मच और मच टू का यूज़ हम पढ़ रहे हैं। देयर इज़ मच टू रेन इन लाहौर। अब लाहौर की बात हो रही है ना, तो हमने पढ़ा है कि जब किसी नाउन या वर्ब, अब लाहौर क्या है, एक वर्ब नाउन है, ठीक है, ये एक इसम है और इसमें मार्फा है। जब किसी वर्ब की बात हो या नाउन की बात हो तो हमने टू मच इस्तेमाल करना है। तो यहाँ आएगा देयर इज़ टू मच रेन इन लाहौर। इनकरेक्ट फॉर्म इसकी क्या थी, देयर इज़ मच टू रेन इन लाहौर, नहीं टू मच आएगा। क्यों? क्योंकि नाउन या वर्ब की जब बात हो तो हमने टू मच लगाना है। दिस कार इज़ टू मच एक्सपेंसिव। अब यहाँ क्या है, दिस कार इज़ मच टू एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव मच टू आया? क्योंकि उसके एडजेक्टिव की बात हो रही है ना, कि दिस कार इज़ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या है, महंगी है, और महंगाई क्या है, महंगी चीज़, ये कॉस्टली क्या है, इसकी एक एडजेक्टिव है या इसका एक एडवर्ब है, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दरअसल सेम ही होते हैं, ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन ये भी एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब के मतलब की खसूसियत को ज़ाहिर करते हैं, और एडजेक्टिव जो हैं वो ओवरऑल किसी भी चीज़ की खसूसियत या ख़ासियत को ज़ाहिर करते हैं। सो इस वजह से इसलिए यहाँ मच टू आया, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस कार इज़ टू मच एक्सपेंसिव नहीं आएगा, दिस कार इज़ मच टू एक्सपेंसिव आएगा। मच टू एक्सपेंसिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ एक एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात हो रही है, और पिछले में नाउन या वर्ब की बात हो रही थी, इसलिए हमने टू मच लगाया था। रूल नंबर 12 में हमारे पास है फेयरली और अदर से मुराद है किसी हद तक, ठीक है, टू सम एक्सटेंट। फेयरली मस्बत मानी देता है और अदर जो है वो मनफी। अब आपने यूज़ करना है फेयरली मस्बत के लिए और अदरली नफ़ी के लिए, नेगेटिव के लिए। ही इज़ रादर एक्टिव इन स्पोर्ट्स। ही इज़ रादर नहीं आएगा, यहाँ फेयरली आएगा। क्योंकि हमने फेयरली को अच्छी चीज़ के लिए एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। ही इज़ फेयरली एक्टिव इन स्पोर्ट्स। शी इज़ फेयरली स्टूपिड। अब स्टूपिड क्या है, एक नेगेटिवली यूज़ हो रहा है, तो हमने करना है रेदर। शी इज़ रेदर स्टूपिड। रूल नंबर 13 में हमारे पास है ऑफ कोर्स को किसी मंतकी नतीजे को ज़ाहिर करने, यानी ऑफ कोर्स इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ वाक़या हो जाए, एक नतीजा हमें मिल जाए, एक नतीजे को हमने ज़ाहिर करना है तो हमने करना है ऑफ कोर्स, ठीक है। और जब सर्टेनली यूज़ करना है तब जब भी किसी चीज़ के यकीनी होने को ज़ाहिर, ठीक है, यानी हमें यकीन हो कि एक चीज़ हो जाएगी, हम होपफुल हों। लेकिन ऑफ कोर्स कब? जब हमें मुकम्मल यकीन हो या हमारा वो काम हो चुका हो, एक मंतकी अंजाम को पहुंच चुका हो एक काम, तब हमने ऑफ कोर्स यूज़ करना है। आई हैव नो मनी, सर्टेनली आई कांट हेल्प यू। अब यहाँ सर्टेनली तो यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको एक मंतकी, उसके पास एक नतीजा है, उसके पास एक रीज़न है कि उसके पास रकम है ही नहीं, सो वो कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। यानी इसमें तो कोई होप की बात ही नहीं की उसने कहा आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। सर्टेनली, अब सर्टेनली तो एक चीज़ को, किसी चीज़ को होने या नया होने, यानी गैर की नहीं कैफियत को जाहिर करता है ना। लेकिन हमने इस यहाँ मंत की बात की है, एक बात ही ख़त्म कर दी है कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। ऑफ कोर्स आई कांट हेल्प यू, हाँ यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स क्या है, एक चीज़ को हमने बिल्कुल क्लियर एंड कट बता दिया है कि हमारे पास तो ये चीज़ है नहीं, तो सर्टेनली नहीं आएगा, यहाँ ऑफ कोर्स आएगा कि मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता। आई शेल ऑफ कोर्स अटेंड द क्लास। अब यहाँ क्या है, अब वो बता रहा है कि यकीनन मैंने क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। अब ये काम माजी में होना है, तो माजी में जो काम होना है अभी उसकी मैं गारंटी तो मुकम्मल तो नहीं ना दे सकती कि मैंने वो काम करना ही करना है, क्योंकि 100 वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से वो काम ना हो सके। तो मुझे यकीन तो है, लेकिन अभी वो मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंचा, इस वजह से मैंने उसके साथ सर्टेनली लगाया। आई शैल सर्टेनली अटेंड द क्लास, यानी यकीनी बात है कि मैं क्लास अटेंड कर लूँगी या कर लूँगा। रूल नंबर 14 हमारे पास क्या है, सेल्डम के बजाय हमेशा सेल्डम के बाद जब सेल्डम यूज़ हो वर्ड, उसके बाद हमेशा एवर की बजाय नेवर इस्तेमाल करें, ठीक है। ही सेल्डम और एवर, सेल्डम होता है कभी कभार, ठीक है, और जब हमने सेल्डम का वर्ड इस्तेमाल करना है तब हमने नेवर इस्तेमाल करना है, एवर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। ही सेल्डम और नेवर विजिटेड द फैक्ट्री,
यानी वो कभी कभार या कभी नहीं भी। विजिटेड द फैक्ट्री, ही सेल्डम और नेवर, कभी नहीं। सेल्डम का मतलब होता है कभी नहीं, और नेवर विजिटेड द फैक्ट्री। सो ये रूल हमारा क्लियर हो गया कि सेल्डम के बाद हमेशा एवर की बजाय नेवर यूज़ करना है। नेक्स्ट टुमारो वी विल टॉक अबाउट प्रेपोजिशन इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।